सभी छात्रों को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, यह साल आप सभी के लिए और आपके परिवारों के लिए बहुत खुशियां लेकर आए और परमपिता परमात्मा से हम यही अरदास करते हैं कि गत वर्ष जो भयानक कोरोना बीमारी फैली है, उस बीमारी से 2021 में हमें निजात मिले। छात्रों, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस अर्थात कार्यों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था कि यह मेम्ब्रेन एक विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करती है, जिसे कि ट्रांसपोर्ट अर्थात परमेबिलिटी कहते हैं। इसके अंतर्गत मैं टॉपिक की शुरुआत करते वक्त सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की बारे में बात करूंगा, जिसके अंतर्गत मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत हम बात करेंगे कि मेम्ब्रेन 3 प्रकार की होती हैं, जैसा कि मैंने इस राइट साइड वाले पोर्शन में दिखाया है। नंबर 1 मेम्ब्रेन परमीएबल मेम्ब्रेन अर्थात पारगम्य झिल्लियाँ। ये वो झिल्लियाँ होती हैं जिनमें बिना किसी रुकावट के पदार्थ इधर से उधर आ जा सकते हैं। दूसरी मेम्ब्रेन इम्परमिएबल मेम्ब्रेन अर्थात अपारगम्य झिल्लियाँ। ये वो झिल्लियाँ होती हैं जिनमें कोई भी पदार्थ या तरल पदार्थ एक साइड से दूसरी साइड में नहीं आ जा सकता, जैसे कि लेदर। थर्ड प्रकार की झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली अर्थात चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ये वो मेम्ब्रेन होती हैं जो कि आवश्यकता अनुसार पदार्थों को एक साइड से दूसरी साइड में भेजने का कार्य करती है, अर्थात पदार्थों की अनुपात के अनुसार यह पदार्थों के ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालती है, जिसे सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसलिए इस झिल्ली को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसकी एग्जाम्पल है कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंतर्गत सबसे जो मुख्य कार्य है वो है सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी अर्थात पारगम्यता, क्योंकि जैसे कि अभी आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में कार्य करती है और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुख्य 4 कार्यों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला कार्य है ऑस्मोसिस अर्थात परासरण। नंबर 2 सिंपल डिफ्यूजन अर्थात सरल विसरण। नंबर 3 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अर्थात सुगम विसरण। और नंबर 4 एक्टिव ट्रांसपोर्ट अर्थात सक्रिय गमन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस अर्थात परासरण के बारे में आपने 9th ऑनवर्ड क्लासेस में पढ़ा है और +2 में इसका विशेष रूप से आपने चर्चा की थी। अगर हम ऑस्मोसिस को परिभाषित करें, इसके अंतर्गत मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अर्थात जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन ऑस्मोसिस कहलाता है। इस परिभाषा में मैंने आपको जल की अपनी अधिक सांद्रता के बारे में बात की है। ऑस्मोसिस को ही हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर अर्थात हम हिंदी में इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि परासरण वह क्रिया है जिसमें जल विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है। विद्यार्थियों, परिभाषा को लेकर आप किसी बात पर भी कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पहली परिभाषा में मैंने आपको यह बताया था कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, और जबकि
दूसरी परिभाषा में यह बताया था कि जल विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है। इस बात को समझने के लिए हम निम्न डायग्राम में इसका अध्ययन कर सकते हैं। बीच में जो डार्क लाइन दिखाई गई है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर का जो विलयन है वह 1% विलयन है, जबकि नीचे का विलयन 2% सांद्रता का विलयन है, जिसमें ऊपर वाले विलयन में सोल्यूट की मात्रा 1 ग्राम है, जबकि निचले वाले विलयन में सोल्यूट की सांद्रता 2 ग्राम है। हम यह देखते हैं कि जो एरो को देखते हुए कि जल ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा है। अगर पहली परिभाषा का जिक्र करें तो लिखा है कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, अर्थात ऊपरी साइड में जल की मात्रा 99 ml है और निचली साइड में जल की मात्रा 98 ml है। इसलिए जल ऊपर से निचली साइड की ओर आता है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा में यह बताया था कि जल विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है। चूंकि ऊपरी साइड में विलयन 1% है और निचली साइड में 2% सांद्रता वाला विलयन है और जल ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है। और इस प्रकार हम दोनों परिभाषाओं को मैंने इस बात के लिए आपको जस्टिफाई कर दिया। ऑस्मोसिस की क्रिया को हम एक एक्सपेरिमेंट द्वारा भी समझा सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम आरबीसी ऑफ मैमल पर इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस हेतु मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास के दौरान भी मनुष्य के ब्लड में उपस्थित आरबीसी को लेकर ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में करवाऊंगा और उसके बाद आप अपने हाथों से इस एक्सपेरिमेंट को संपादित करेंगे और यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत हम 3 प्रकार के विलयन लेते हैं और विलयन बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। पहला विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी सांद्रता 0.9% होती है। दूसरा विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अर्थात अल्प परासारी विलयन जिसकी सांद्रता 0.5% होती है। और थर्ड सॉल्यूशन हाइपरटोनिक अर्थात अति परासारी विलयन लेते हैं जिसकी सांद्रता 2% होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समतानी सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के आरबीसी के अंदर सॉल्यूशन की सांद्रता 0.9% होती है। इसलिए हम एक्सपेरिमेंट के दौरान आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी 0.9% का बनाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इस डायग्राम में मैंने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आरबीसी को रखा। ये जो गोल घेरे में दिखाई गई है यह आरबीसी है और यह एक पानी के ट्रफ में अर्थात स्लाइड पर रखी गई है। जब हम आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसमें कोई क्रिया नहीं होती अर्थात किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसके दौरान ऑस्मोसिस की क्रिया नहीं होती अर्थात न पानी अंदर से बाहर जाता है और ना ही बाहर से आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है, जिस कारण आरबीसी की शेप समान बनी रहती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हम हाइपोटोनिक विलयन लेते हैं अर्थात बाहर का जो विलयन है उसकी सांद्रता 0.5% होती है और जबकि आरबीसी के विलयन की सांद्रता 0.9% होती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जल बाहर से आरबीसी के अंदर प्रवेश करने लगता है और धीरे धीरे
लगातार प्रवेश करने के उपरांत कोशिका का आकार बहुत अधिक बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे यह कोशिका फटनी शुरू हो जाती है और कोशिका के फटने की क्रिया को हीमोलाइसिस कहते हैं। और यह ऑस्मोसिस का यह स्टेप एंड ऑस्मोसिस अर्थात अंतःपरासरण कहलाता है। अगले एक्सपेरिमेंट में हम आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं जिसकी सांद्रता 2% होती है। इस क्रिया के दौरान आरबीसी के अंदर का जल आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदता हुआ बाह्य जल में अर्थात हाइपरटोनिक विलयन में की ओर मूव कर जाता है, जिससे लगातार मूव करने से कोशिका पिचक जाती है और कोशिका के पिचकने की क्रिया को क्रीनेशन अर्थात प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं और परासरण की इस विधि को एक्स ऑस्मोसिस अर्थात बाह्य परासरण कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में मैंने आपको शुरू में बताया था कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है और दूसरी परिभाषा में बताया था कि जल विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है